मैं प्रभा परगाई आज आपके लिए कक्षा 9th का पाठ 4 गद्य खंड पाठ 4 सांवले सपनों की याद लेकर प्रस्तुत हुई। तो आज का जो हमारा पाठ का टॉपिक है वो है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है। कवि जाबिर हुसैन ने यह चैप्टर लिखा है और यह पाठ सालिम अली, जो कि एक प्रकृति प्रेमी, पशु पक्षी के प्रेमी और प्रकृति प्रेमी रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद जाबिर हुसैन ने सालिम अली जी के बारे में अपनी डायरी में उनके बारे में लिखा है। लेखक है जाबिर हुसैन। और तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में लिखा है, वो कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था, क्या वो प्रकृति के बारे में सोचते थे, इन सब के बारे में इस पाठ में उन्होंने लिखा है। जो सालिम अली थे बच्चों, वो बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में यहाँ पर बताऊंगी। तो पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, यहाँ मैंने बोर्ड में आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहला शब्द है गणना। गणना माने बनाना। हुजूम, हुजूम माने भीड़। वादी, वादी मीन्स घाटी। पलायन, पलायन का अर्थ होता है दूसरी जगह चले जाना। जब हम एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं छोड़ के, तो उसे पलायन करना कहते हैं। हरारत, उष्णता या गर्मी को हरारत कहते हैं। आबसार, आबसार मीन्स झरना। शोक, शोक का अर्थ होता है चंचल। सती, सती का अर्थ होता है 100 वर्ष का समय। जब 100 वर्ष का समय पूरा हो जाता है तो उसको सती कहा जाता है। तो अब हम कठिन शब्दों के बाद पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। यानी कि इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में लिखा है। इनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। यानी कि उन्होंने व्यक्ति के आम जीवन के बारे में लिखा है और हमेशा ये अपनी डायरी में ही लिखा करते थे। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब
तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर लेखक ने सालिम अली की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है और उनकी मृत्यु का दुख उन्होंने प्रकट करके इस पाठ में लिखा है कि किस प्रकार मृत्यु के बाद स्वयं प्रकृति प्रेमी होने के बाद भी वह स्वयं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो सालिम अली जो थे वह प्रकृति प्रेमी रहे और इस तरह प्रकृति का ही उनको ज़्यादा प्रकृति से उन्हें ज़्यादा प्रेम था। तो मृत्यु की सैया पर लेटे हुए आज भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का आखिरी सफ़र है, यानी कि अब ये जो भीड़ भाड़ उनके साथ है उनकी मौत हो चुकी है और वह सैया पर लेटे हुए अंतिम विदाई ले रहे हैं। आज उनके जो साथ जो पूरा हुजूम जो आखिरी उनका सफ़र है, अब तो वह वन और पशु पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। स्वयं प्रकृति से प्रेम करने वाले आज स्वयं उसमें विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह उनकी मौत होने के बाद बताया है कि अगर कोई अपनी दिल की अपने हृदय की गर्मी और दिल की धड़कन भी उन्हें दे दे तब भी अब उनको लौटाना चाहे तब भी वो अब नहीं लौट सकते और पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेंगे। यानी कि वह प्रकृति से इतने घुले मिले थे कि जो गीत वो गाते थे शायद अब वो गीत कोई नहीं गा पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, वह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का अर्थ यह है, सालिम अली के अनुसार लोगों की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह पक्षी को आदमी की ही नज़र से देखते हैं। यही कारण है कि पशु पक्षियों जो मधुर संगीत गाते हैं वह मनुष्य को रोमांचित नहीं करता। अगर मनुष्य आदमी की नज़र से न देखकर पशु पक्षियों को उन्हीं की नज़र से देखे तो उनके गाए हुए जो मधुर संगीत है उनकी आवाज़ में भी उनको संगीत सुनाई देगा और इससे उनको बहुत आनंद प्राप्त हो। लेकिन व्यक्ति ऐसी भूल करता है कि वह पशु पक्षियों को आदमी की ही दृष्टि से देखता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, वह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का अर्थ यह है, सालिम अली के अनुसार लोगों की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह पक्षी को आदमी की ही नज़र से देखते हैं। यही कारण है कि पशु पक्षियों जो मधुर संगीत गाते हैं वह मनुष्य को रोमांचित नहीं करता। अगर मनुष्य आदमी की नज़र से न देखकर पशु पक्षियों को उन्हीं की नज़र से देखे तो उनके गाए हुए जो मधुर संगीत है उनकी आवाज़ में भी उनको संगीत सुनाई देगा और इससे उनको बहुत आनंद प्राप्त हो। लेकिन व्यक्ति ऐसी भूल करता है कि वह पशु पक्षियों को आदमी की ही दृष्टि से देखता है। एहसास ही कि
ऐसी ही एक उबड़-खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी कि यहाँ पर सालिम अली कहते हैं कि सदियों पूर्व जिस वृंदावन में कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, आज भी वहाँ कृष्ण के होने का एहसास और बांसुरी की धुन सुनाई देती है। आज भी वृंदावन उस धुन से खाली नहीं हुआ है। यानी कि आज भी वहाँ की प्रकृति में जब लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ की प्रकृति में भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि कैंसर जैसे भयानक रोग से सालिम अली ग्रस्त थे, पर होने पर भी उनकी मृत्यु उनकी आँखों से वह रोशनी न छीन सकी। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद इतना भयानक उनको बीमारी थी, उसके बाद भी उनकी आँखों से रोशनी नहीं गई जो पक्षियों की खोज और उनकी सुरक्षा के लिए थी। यानी कि वो हमेशा उनका जो जीवन रहा वो पक्षियों की खोज करने में और उनकी सुरक्षा में ही बीत गया। यही कारण है कि उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी। यानी कि जब वह उनकी मृत्यु हुई तो दूरबीन उनकी आँखों पर ही थी और उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। यानी कि वह मरते समय भी प्रकृति की खोज में ही लगे हुए थे, पक्षियों की सुरक्षा में ही लगे हुए थे। उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम था कि मृत्यु के आखिरी पड़ाव में भी उनके आँखों से वह दूरबीन नहीं उतरी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी कि सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। वह प्रकृति में ही कई चीज़ों को खोज लेते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। यानी कि बहुत मेहनत उन्होंने इस दुनिया में प्रकृति को खोजने में बहुत मेहनत करी। इसके गढ़ने में उनकी जो जीवन साथी यानी कि जो उनकी पत्नी थी तहमीना ने उनकी बहुत मदद की। वह उनके साथ लगी रहती थी, मदद करती थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही। यानी कि जब वह विद्यालय में पढ़ते थे उन दिनों से ही वह उनके साथ तहमीना पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी कि
अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के अनुभव के आधार पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से केरल की साइलेंट वैली को बचाने का अनुरोध उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया। यानी कि उस टाइम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, तो उन्होंने जो रेगिस्तान की हवा है उससे जो साइलेंट वैली जो को बचा केरल की जो साइलेंट वैली है उसको बचाने के लिए हवा से बचाने के लिए कहा। किंतु अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाली पक्षियों की वकालत करने वाला कोई नहीं था। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। सलीम अली की जो आत्मकथा थी उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो D.H. लॉरेंस जो थे, उनके मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि उनके पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिख पाना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर जो गौरैया बैठती है वो मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है। जो लॉरेंस थे वो सलीम अली से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा है कि लॉरेंस ने कहा है कि वह मेरी रगों और हड्डियों में समाये हुए हैं। तो इस प्रकार मुझे यकीन है कि मेरी छत पर जो गौरैया बैठी है वह हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती है। मतलब एक पक्षी हमारे बारे में ज़्यादा जानती है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी कि जो लोग आज उन्हें ढूंढ रहे हैं वो ये कहते हैं कि शायद सलीम अली वापस आएंगे। यानी कि वह आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, ऐसा लोगों को लगता है। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना? यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं नम आँखों से ये पूछता हूँ कि क्या सलीम अली आप लौटोगे?